हाय एवरीवन। तो आज हम बच्चों एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। न्यू चैप्टर है, न्यू क्लास का है। तो देखते हैं भाई कौन सा क्लास है और कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो क्लास 11th का टॉपिक है बच्चों। क्लास 11th में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिकली ये बिल्कुल हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं जो आपने 9th एंड 10th में पढ़ चुके हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली आता क्या है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आज बताती हूँ। देखिए क्या है कि इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है थोड़ा सा, और न्यूमेरिकल्स ही इस चैप्टर से पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो हम यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस करेंगे कि हम न्यूमेरिकल सेक्शन को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करें और धीरे धीरे उस चीज़ों को समझें। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो तो देखिए आपका जो थ्योरेटिकल है वो बहुत कम पार्ट है, लेकिन जो न्यूमेरिकल है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप स्टडी करेंगे। जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ। हमारा फर्स्ट कंसेप्ट रहेगा मोल कंसेप्ट से रिलेटेड, जो कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत अच्छे इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत अच्छे से इससे पूछा जाता है कि भैया ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। दूसरा हमारा है एक मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी से क्वेश्चंस आते हैं, मोलैलिटी से आते हैं, मोलैलिटी से आते हैं बच्चों, ठीक है। मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं, इनसे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक। नेक्स्ट आ रहा है मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो कहने का सेंस ये है कि आपका जो टॉपिक है वो टोटली किस पे बेस्ड है, न्यूमेरिकल पार्ट पे बेस्ड है। ये वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे और कंसेप्ट है, जैसे कि मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, और क्या कहते हैं मोल टू मास, मोल टू मोल, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर कंसेप्ट है जो आपको स्टडी करने हैं। लेकिन ये मैंने मेन आपको बता दिए कि कौन सा टॉपिक किससे रिलेटेड रहेगा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर से, और उसमें क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम थोड़ा सा अपना 9th एंड 10th का स्टार्ट करेंगे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। बहुत ही अच्छे से, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आई थी 9th और 10th में। तो वो हम कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मैटर के बारे में। आज फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मैटर। बहुत आराम से चलेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए मैटर का मतलब क्या होता है कि आप सभी ने पढ़ा है, जो भी चीज़ कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसमें एक डेफिनेट मास होता है, वो चीज़ अपने आप में मैटर कहलाती है। तो इस अर्थ पर जो भी चीज़ सब्सटेंस प्रेजेंट है, चाहे वो कोई भी चीज़ हुई एक्स वाई जेड, अगर वहाँ पे एयर भी बात कर रही हूँ मैं, तो वो भी अपने आप में मैटर है। हाँ, कोई इमोशंस हमारे मैटर नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि मैटर में मास होना ज़रूरी है और उसके अंदर एक तरीके से स्पेस को ऑक्यूपाई करना ज़रूरी है, मतलब वॉल्यूम होना ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ कि फीलिंग्स की, कि हमारे इमोशंस की, तो उसमें कोई मास नहीं होता, उसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता कि कितना वॉल्यूम मैंने आपको हेट कर रहा हूँ या कितना वॉल्यूम मैं आपको लव करता हूँ। तो ये चीज़ें उसमें प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए वो मैटर की कैटेगरी में नहीं आते। तो याद रखना कि मैटर में वो चीज़ें आएंगी जिसमें मास होगा, और दूसरी बात स्पेस होगा, दैट मीन्स वॉल्यूम प्रेजेंट होगा। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, दैट मीन्स हैविंग अ मास, एंड इस आप वॉल्यूम कह सकते हैं, एंड हैविंग अ मास। तो मास एंड वॉल्यूम इसमें जरूर होना चाहिए, दैट इज कंसीडर्ड टू बी दी मैटर, ठीक है। तो हमने ये बोल दिया, हमारी एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है जो हमने 9th और 10th में बहुत बार रीड करी हुई है, कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास, दैट इज कंसीडर्ड अ मैटर। तो मैटर के बारे में बात होगी। तो ये तो बात हमने वैसे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम जरा इसका डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे कि भाई ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है ना, 2 पार्ट में डिवाइडेड। अभी देखते हैं कैसे कैसे डिवाइडेड है। देखो सबसे पहली बातचीत होती है फिजिकल के बारे में, कि भाई फिजिकल एक स्टेट में डिवाइड कर दिया और दूसरा केमिकल डिवाइड कर दिया। अब केमिकल और फिजिकल में क्या डिफरेंस है, ये अभी हमें बात करनी है। फिजिकल मतलब कि आप उस चीज़ों को देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उसको फील भी कर सकते हैं। ये चीज़ आप फिजिकल स्टेट में लेके आएंगे। अब फिजिकल स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये हम सब ने पढ़ा है। हमारे पास आते हैं सॉलिड आता है, ठीक है, लिक्विड भी आता है,
और हमारा गैस भी आता है। ये हमारे मैटर हैं, लेकिन ये फिजिकल स्टेट्स में आते हैं क्योंकि हम इनको टच कर सकते हैं, हम इनको फील कर सकते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें डिवाइडेड हुई हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। लेकिन अगर मैं केमिकल बात करूं तो केमिकल थोड़ा सा ऐसा नहीं है, इसे हम टच नहीं कर सकते क्योंकि देखिए एलिमेंट हो गया या कंपाउंड हो गया, क्या वो एक तरीके से सॉलिड स्टेट में नहीं है, उसकी स्टेट है, वो फेज है उसकी। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि फिजिकल स्टेट में हमने 2-3 पार्ट में से डिवाइड करा है। केमिकल उसमें डिवाइड करने के लिए हमारे पास 2 है, एक हमारे पास आता है बच्चों एलिमेंट और दूसरा हमारे पास आता है कंपाउंड। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा और भी डिस्क्राइब कर देती हूँ, तो ऐसे या ऐसे समझ लो, प्योर और मिक्सचर ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा और डीपली चली जाती हूँ, प्योर और मिक्सचर के बारे में भी बता दूंगी तुम्हें। ठीक है, तो ये मैंने प्योर एंड मिक्सचर कर दिया। अब प्योर के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक आता है आपका एलिमेंट, लो अब ये बात आ गई एलिमेंट, और दूसरा आता है क्या हमारा कंपाउंड। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। अब मिक्सचर जो है वो 2 टाइप से बन जाते हैं। एक बनता है बच्चों होमोजीनियस, पढ़ा है हम सब ने, होमोजीनियस मिक्सचर होता है भाई। ठीक है, और एक हमारा मिक्सचर कैसा होता है बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। 2 मिक्सचर होते हैं हमारे पास। अब प्योर के अंदर 2 पार्ट्स डिवाइडेड हो गए, तो एलिमेंट भी अपने आप को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है बच्चों मेटल, ठीक है, एक होता है बच्चों नॉन मेटल ठीक है बेटा जी, और लास्ट वन होता है हमारा मेटलॉइड। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें आता है फर्स्ट वन हमारा ऑर्गेनिक और सेकंड हमारा क्या आता है बच्चों, इनऑर्गेनिक। ये हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गए। तो हमने मैटर को थोड़ा सा एक तरीके से डिस्क्रिप्शन वाइज समझ लिया कि मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन फिजिकल एंड सेकंड वन इज केमिकल। फिजिकल के अंदर हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस आ जाएंगे, इसके बारे में हमने पढ़ना है या हम पढ़ भी चुके हैं काफ़ी अच्छे से। 9th और 10th पे इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन था, सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, ये बहुत अच्छा हमने डिस्क्रिप्शन दिया था। लेकिन अब 11th क्लास में हम लोगों को ये नहीं पढ़ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड एंड गैस, ये अब हमें नहीं पढ़ना, बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जो भी अंडर में जो आएंगे उनके बारे में हमें पता है कि भाई गैस का क्या नेचर होता है, लिक्विड का क्या नेचर होता है, सॉलिड का क्या नेचर होता है। अब हमें बेसिकली केमिकल सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करके रखना है। ठीक है, तो प्योर और मिक्सचर की बात करते हैं। अब प्योर का क्या मतलब है, आप इसको ऐसे अपने वर्ड्स में समझिए कि अगर कोई भी सब्सटेंस अपने आप में प्योर होगा, कैसे प्योर होगा कि भाई उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं, वो अपनी प्योर स्टेट में प्रेजेंट है, जिस स्टेट में वो रह रहा है उसको फर्दर कोई डिकम्पोज नहीं करवाने का उसका कोई चक्कर है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, प्योर बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे आपको समझना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये एक बात और भी समझा देती हूँ कि आप अगर फिजिकल को समझना चाहते हैं और केमिकल को समझना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि फिजिकल जो आइडेंटिटी होती है, फिजिकल जो कैरेक्टर होता है, उसमें वो अपनी स्टेट को, मतलब अपनी जो स्टेट है उसको वो आइडेंटिफाई करता है, प्लस अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। आप ऐसे समझिए कि अगर मैंने फिजिकल स्टेट में बोला तो मैं आपको ये कह दूंगी कि ये मेजर्ड भी हो सकते हैं, ऑब्जर्व भी हो सकते हैं, लेकिन विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते हैं। मतलब ये नहीं होता है कि सॉलिड स्टेट जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी को भूल जाएगा और कोई नेक्स्ट स्टेट में चला जाए। अगर वो नेक्स्ट स्टेट में जाएगा, सपोज कर लीजिए लिक्विड स्टेट में जा रहा है, तो उसने अपनी आइडेंटिटी का लूज कर दिया, वो अपने आप को अब नेक्स्ट स्टेट में लिक्विड में आइडेंटिफाई कराएगा। ऐसी फर्दर अगर लिक्विड अपने आप को चेंज करके गैस स्टेट में लेके जाता है तो वो गैसियस स्टेट में अपने आइडेंटिफाई कराएगा। तो कहने का सेंस ये है कि ये सब इंटरकन्वर्टेबल है, हम जानते हैं क्योंकि हमने इंटरकन्वर्जन पढ़े हैं, किसके, सॉलिड के लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस टू लिक्विड में और लिक्विड टू सॉलिड में, ये हमने सब पढ़ा है। सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, मेल्टिंग, वेपर, ये सब हम लोग 9th में पढ़ के आ चुके हैं। तो इस पार्ट पे हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि हम इतने वेल नोन हैं कि ये अब हमें स्टडी करना मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल इन दी सेंस कि अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे हमने देखो बच्चों क्या पढ़ा था, अगर हम चलो उसको लेके भी चले कि अगर सॉलिड से हमें लिक्विड में जाना है तो हम लोग क्या कराते थे, मेल्टिंग कराते थे। ठीक बात है ना। फिर लिक्विड से अगर हमें गैस में जाना है तो हम वेपराइजेशन कराते थे। ठीक है, अगर हमको गैस से लिक्विड में जाना है ना, यहाँ पे क्या हो रही है,
अगर हम गैस से लिक्विड स्टेट में जाते हैं, रिवर्स काम करते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि गैस से लिक्विड में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से उसे कंडेंस्ड करते हैं। तो कंडेंसेशन वाला प्रोसेस आपने पढ़ा, एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ना वो 9th क्लास में बहुत अच्छे से दे रखे हुए हैं, और जब आप वहां जाएंगे तो आपको बिल्कुल आराम से पता चल जाएगा कि ये टॉपिक बहुत ही आपने डीपली पढ़े थे विद एक्सपेरिमेंट। अगर हम लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो हम उसे फ्रीजिंग कहते हैं, है ना। पानी को आप लोग क्या करते हैं, जब फ्रीज में रखते हैं तो फ्रीज में रखने पे वो सॉलिडिफाई हो जाता है। और एक हमने पढ़ा था, अगर हम सॉलिड से गैस जाएं या गैस से सॉलिड जाएं तो वहां पर हमारा प्रोसेस चलता है सब्लिमेशन। तो ये सब टॉपिक जो है वो 9th और 10th में पढ़ चुके, इवन 10th में भी नहीं आते, ये 9th के ही पार्ट है। अगर हम इसको अच्छे से स्टडी करना चाहें तो हम इसे 9th में स्टडी करेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट अब हमको स्टडी नहीं करना है। अब हमें ज़्यादा आगे थोड़ा बढ़ना है, एक स्टेप हम आगे कदम बढ़ाएंगे, कदम बढ़ाए जा, ठीक है। तो हमारे पास अब इन पे फोकस करने का समय आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्योर एंड मिक्सचर। ये बात अब हम लोगों को इसमें पढ़नी है। समझ में आई बात या नहीं है, ये बताओ पहले तो प्योर के बारे में अब हम बात करेंगे, प्योर क्या होता है भाई और कैसे डिस्क्राइब होता है, ये सब हमें अभी स्टडी करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं, फिर प्योर के बारे में तुम लोगों को समझाऊं कि क्या है प्योर भाई, ठीक है। देखो, अब प्योर क्या होता है कि ये किसी भी एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलके बना होगा, एक ही टाइप के सिंगल सब्सटेंस से मिलके बना होगा। अब वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है या कोई भी कंपाउंड हो सकता है। मैंने कहा एक ही टाइप के एक ही सब्सटेंस से मिलके बना होगा। अब उसमें हो सकता है कि दो चीजें मिक्स होके वो अपने आप को कंबाइन कर रहा हो, या एक सिंगल एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट हो। सिंगल एलिमेंट जितने भी आपके 118 एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वहां पे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। एलिमेंट सिंगल स्टेट में प्रेजेंट होगा, कंपाउंड मिक्स स्टेट में प्रेजेंट होगा, किसी और के साथ मिक्सअप होके आएगा, वहां पे एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक ही टाइप के एलिमेंट्स अलग अलग होंगे लेकिन एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। अभी हम बात करेंगे कैसे कैसे। तो अभी हम एलिमेंट पे फोकस्ड हो रहे हैं बच्चों। एलिमेंट में भी आपने 9th में बहुत अच्छे से स्टडी करी होगी कि भैया सिंपलेस्ट फॉर्म है प्योर सब्सटेंस की, सिंपलेस्ट फॉर्म है प्योर सब्सटेंस की, मतलब इससे ज्यादा प्योर कोई स्टेट नहीं है। अगर मैं कहूँ कि कार्बन स्टेट है तो कार्बन का एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होगा। अब मैं ये बात आपको समझा देती हूँ कि ना तो इसे फर्दर डिकम्पोज कराया जा सकता है और ना ही इससे कोई और चीज फॉर्म करवाई सकती, मतलब डिकम्पोज तो हो ही नहीं सकता। ये बात आप समझ लीजिए कि अगर कार्बन है, कार्बन का एलिमेंट मैं बोल रही हूँ, तो कार्बन के अंदर सिर्फ कार्बन के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर कोई चीज प्रेजेंट नहीं होगी। देखिए एक बात समझते हैं कि एटम्स जो है ना वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सभी को पता है ये बात, फिर से बता दे रही हूँ। और मॉलिक्यूल्स जो है ना वो दो स्टेट में अपने आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अपने आप को दो स्टेट में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, आयनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं और नॉन आयनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं, वो अभी हमें डिस्क्राइब नहीं करना। लेकिन हम बात कहें कि अगर वो एटम्स हैं तो वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है। एटम्स हैं तो वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। जैसे कार्बन का एक एटम हो गया तो एटम कार्बन के बिहाफ पे बताया जा रहा है कि भाई कार्बन एक एटम है ना, तो कार्बन के ही बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है उस सब्सटेंस में, तो उसे हमने एलिमेंट कहते हैं। जैसे मैंने बोला कार्बन की रॉड, तो कार्बन की रॉड में कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होंगे बहुत सारे, अनलिमिटेड आप कह लो कि काउंटलेस वहां पर कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब मैं उसे मॉलिक्यूल नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो फर्दर एटम्स कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल नहीं बनाया उन्होंने। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको कि अगर मैंने कार्बन की ये रॉड ले ली, सपोज कर लीजिए, तो ये कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हैं जो अनकाउंटेबल नंबर्स में प्रेजेंट होंगे, इसको आप बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपने वहां पर मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए, सपोज कर लीजिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोली, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है पूरा और ये पूरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगी कि भैया वहां पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि आप अनकाउंटेबल नंबर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। लेकिन ये क्या है, दो एलिमेंट से मिलकर बनाए, कार्बन से एक ऑक्सीजन से। तो ये जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं या दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो अब एलिमेंट की स्टेट छोड़ के किस में चले जाते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन वो प्योर फॉर्म है क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, उसके अंदर कोई भी और सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि ये प्योर स्टेट में है।
प्योर मतलब आपको डिकम्पोज करने में मुश्किल होगी, आप उसे फर्दर और किसी पार्ट में ब्रेक डाउन नहीं करवा सकते, तो वो आपका कंपाउंड है। तो कंपाउंड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। अब मैंने मेटल्स की बात करी, नॉन मेटल्स, ऐसी नॉन मेटल्स होंगे, मेटलॉइड्स होंगे। मेटल्स की भी 10th क्लास में आपने बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ी है, नॉन मेटल्स की भी आपने बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ी है। मेटलॉइड्स के बारे में आपको थोड़ा सा समझना होता है कि भैया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, वो मेटलॉइड्स होते हैं, मतलब वो मेटल की तरह भी बिहेव करने की एबिलिटी रखते हैं, प्लस वो नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करने की एबिलिटी रखते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, मेटलॉइड्स कह देते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, बिस्मथ है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। मतलब ये दोनों ही तरीके से बिहेव करने की कोशिश करेंगे, मेटल्स की तरह भी और नॉन मेटल्स की तरह भी, इसलिए मेटलॉइड्स कहलाते हैं। तो एलिमेंट भी हमने 3 पार्ट में से डिवाइड करा है, कंपाउंड में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो ऑर्गेनिक के बारे में हम लोग क्या पढ़ते थे कि जो नेचुरली हमको फॉर्म मिल रहा है, डेट मीन्स कि हमको नेचर दे रही है, तो हम उसको कह देते हैं ऑर्गेनिक। और अगर हमारे पास वो नेचर हमें नहीं प्रोवाइड कराती है और हम उसे लैब में बनाते हैं या किसी तरीके से उसके अंदर फॉर्मेशन करवाते हैं, तो हम उसे इनऑर्गेनिक का नाम दे देते हैं। तो हमें कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्टडी करेंगे। ठीक है, ये सारा थ्योरेटिकल सेक्शन है, इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आपने 10th और 9th में नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैंने आपको 11th क्लास में वो पार्ट बताया पहले, जो कि आप पहले रिलेट कर पाए अपनी क्लासेस से, प्रीवियस क्लासेस से। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर क्या होता है, दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है कि दो सब्सटेंस आपस में मिलाए और वो इतने अच्छे से मिक्स हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि कौन किस में डिसॉल्व हो रहा है, तो हमने बोल दिया उसे होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब जैसे मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं आपको बोलूं कि आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दीजिए, आपने स्टिर करा, स्टिर करने के बाद में वो सॉल्ट है और वाटर जो है वो मिक्स अच्छे से हो गया, अब आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इसके अंदर सॉल्ट भी प्रेजेंट है, इसका मतलब वो मिक्सचर कैसा हो गया, होमोजीनियस, का मतलब वो चीज़ उसके अंदर डिजोल्व हो गई। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस की बात करी जाए तो वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होगा। आई थिंक यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट द सब्सटेंस विच यू आर एडेड in the given substance, that is considered as a solute, and in which you are added that substance, that is considered as a solvent। तो जिसमें आप ऐड करा रहे हैं वो है सॉल्वेंट, और जिसको ऐड करेंगे वो क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पे दो बातें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही बच्चों क्या बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बना देते हैं हम लोग, हम सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं, और सॉल्यूशन जो है वो हमारा एक तरीके से क्या बनेगा, अब जैसे इसमें मैंने बात कर दी कि भाई सॉल्यूशन अगर हमारा होगा तो वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस, दोनों बातें एक जैसी हो जाती हैं। लेकिन मिक्सचर क्योंकि हम दो चीज़ों को मिक्स करके करते हैं, तो इसलिए मिक्सचर वर्ड बोल रहे हैं, अदरवाइज वो एक सॉल्यूशन ही तो बनेगा। तो यहाँ पर आप उसको होमोजीनियस सॉल्यूशन बोल दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मिक्सचर भी बोल रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसा हमारे पास हमारा आउटकम होता है हम उसको उसी तरीके से नेम दे देते हैं। तो सॉल्यूशन भी बोलो बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिक्सचर बोलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्यूट दैट यू आर एडेड, इन विच यू आर एडेड, दैट इज कॉल्ड दी सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हमने ये पार्ट में डिस्क्राइब कर लिया कि भाई हमें मैटर को दो पार्ट में स्टडी कैसे करना है, फर्दर केमिकल के दो पार्ट्स आ जाते हैं, फिर इसके बाद प्योर के फर्दर दो पार्ट्स आ जाते हैं, फिर उसके भी 3 पार्ट्स हैं और उसके भी 2 पार्ट्स यहाँ पे हमने स्टडी करें। ऐसे ही सिमिलरली मिक्सचर के भी हमने पढ़े हैं। तो अब आपको ये जो टॉपिक है वो आई होप सो क्लियर होगा कि हमें किस तरीके से इसे पढ़ना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। आपने यूनिट्स के बारे में स्टडी करा होगा, आपने यूनिट्स स्टडी करी होंगी, समझी होंगी कैसे यूनिट्स आती हैं। तो बेसिकली हमारे पास एसआई यूनिट्स हैं, वो हमारे पास 7 होती हैं। ठीक है, आपको पता होगा 7 कौन कौन सी हैं, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, आपके लिए मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, ठीक है, मोल्स हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और इलेक्ट्रिक करंट है। ये हमारी 7 जो हैं वो एसआई यूनिट्स हैं, दैट मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स जिसे हम मानते हैं। तो अब हम इसमें मेजरमेंट लेते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि हमने 2 पार्ट में यूनिट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो बहुत छोटा और एक बड़ा। डैट मीन्स कि अगर हम बात करें कि एक स्मॉल सेक्शन में चला जाएगा
और एक बिग सेक्शन में चला जाएगा। तो स्मॉल और बिग में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे हमारे सामने आते हैं, जैसे कि हमारे पास नैनोमीटर, मीटर में भी अगर आता है तो जैसे कहते हैं ना कि मीटर में अगर आ गया तो नैनोमीटर, ठीक है। आपका माइक्रोमीटर, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, 10⁻⁹ आ गया तो नैनोमीटर हो गया, ठीक है। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, इस तरीके से आ गया, वो माइनस में चली गई फिगर। अब मैंने बोला कि माइक्रोमीटर, तो हम माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर आ गया, तो मीटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो हम छोटे पे चले जाते हैं और एक हम बड़े पे चले जाते हैं। जब छोटे पे चले जाते हैं तो माइक्रो आता है, आपका नैनो आता है, आपका एंगस्ट्रॉम आता है, आपका क्या बोलते हैं जैसे पिकोमीटर आता है, फेम्टोमीटर आता है, ज़ेप्टो आता है, ये सारे टर्म्स आते हैं जिसमें कि हम स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं। डैट मीन्स हम उसे माइनस की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हम उसको थोड़े बड़े स्केल पे लेके जाते हैं तो हम लोग उसे केजी में बोलते हैं। तो जब केजी में बात करते हैं, किलोग्राम में बात करेंगे, हम बात करेंगे मास के लिए, तो हम इस तरीके से, अगर मैं लेंथ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अगर बात करी तो केजी में चला जाएगा, 1 ग्राम में चला जाएगा, इस टर्म्स को हम लोग याद करते हैं। तो लेंथ में हमने ये बात कर ली, मीटर वगैरह में। ऐसे ही अगर हम बड़े स्केल पे चले जाते हैं तो बड़े स्केल में हम फिर उसकी और बात करेंगे, मीटर में हम फिर उसको और उस बड़े स्केल पे लेके चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आप छोटे पे जाओगे, एक आप बड़े पे जाओगे, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम हो गया आपका, या आपका टेम्परेचर हो गया, या आपका मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल्स हो गए, या करंट हो गए, ये सब के सब अपने आप में एक ऐसा यूनिट की कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे, जैसे कि अभी मैंने एक टेम्परेचर के बारे में आपको बताया, आप टेम्परेचर के बारे में समझिए। जैसे टेम्परेचर के बारे में अगर बात करी जाए तो ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर की, अगर टेम्परेचर, अब टेम्परेचर होता क्या है, किसी भी बॉडी को की हीटनेस और कूलनेस को मेजर करने का तरीका ही एक टेम्परेचर है, कि वो कितनी कोल्ड है और कितनी हॉट है, उसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोल देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इसके 3 स्केल्स आते हैं। अब एक कौन सा स्केल है, डिग्री सेल्सियस का, आपको पता ही होगा, एक फ़ारेनहाइट का, और एक आता है आपका केल्विन का, जो कि हमारी एसआई यूनिट में आता है, ठीक है, केल्विन। तो हम इसमें डिग्री सेल्सियस में भी देखते हैं, फ़ारेनहाइट में भी देखते हैं, केल्विन में भी देखते हैं, लेकिन हमारी जो ऐसा यूनिट है ना टेम्परेचर के लिए, वो कौन सी है, हमारी केल्विन है। फ़ारेनहाइट में भी हम मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में तो हम करते ही करते हैं, रेगुलर अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं कि इतना इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहाँ का इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये नहीं बोलते कि इतना फ़ारेनहाइट है या इतना केल्विन है। तो एक पर्टिकुलरली टर्म हमने बहुत अच्छे से मेंशन कर दिए हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा यूनिट हमारी केल्विन है, जो कि हमें याद करनी है। तो अब मैंने जो बात बोली, जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहूँ या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना चाहूँ, तो उसके भी बच्चों क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। अब फॉर्मूलाज हम लोगों को याद करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है डिग्री सेल्सियस को, तो हम क्या करेंगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 मेंशन करेंगे। ये 32 मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। डिग्री सेल्सियस प्लस 32 आप मेंशन कर दीजिए, ये आपकी वैल्यू उसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर मैं डिग्री सेल्सियस में इसको चेंज करना चाहूँ, डिग्री सेल्सियस में लेके जाना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगी, 5/9, ठीक है, फ़ारेनहाइट -32 करूँगी, ठीक है। मेरे कहने का ये सेंस हुआ कि आप अगर इस तरीके से इसे लिखेंगे ना, तो आपको एक कन्वर्जन मिल जाएगा। केल्विन का क्या होता है, 273.15 हम उसमें ऐड कराते हैं, जो भी डिग्री सेल्सियस में होता है, 273.15। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है ना, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है केल्विन में, तो आप उसमें 273 एडअप करा दो। जैसे सपोज करो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो 273 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर दो, वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 9 2, 298 केल्विन हो गया। तो कहने का सेंस ये, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में लेके जा रहे हो तो आप 273.15 ऐड करो। 0.15 थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, क्योंकि एक तरीके से वो हमें प्रिसाइज वैल्यू नहीं देता, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास एक्यूरेसी रहे, तो हम उस तरीके से उसको मेजर करने में थोड़ा सा हटा देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ये भी ले रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कन्वर्जन आप याद रखोगे कि टेम्परेचर में 3 चीजें हैं, एक तो आपका फ़ारेनहाइट हो गया, एक डिग्री सेल्सियस होगा, और एक केल्विन हो गया। केल्विन हमारी एसआई यूनिट है। देखिए एसआई यूनिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको हर किसी की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होगी और फ़ारेनहाइट में आप चेंज कर रहे हो,
सपोज 25 डिग्री सेल्सियस आप लिख रहे हो तो 25 यहाँ पे आप लिखोगे, बॉड मास का रूल लगाओगे और सॉल्व कर दोगे। ऐसे ही अगर अगर फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन है और डिग्री सेल्सियस में लेके जाना है, आप इसमें माइनस कर दोगे 32 और आपकी वैल्यू आ जाएगी। बॉड मास का आप रूल फॉलो करोगे। वो तो मैथ्स के सभी बच्चे जानते ही होंगे, बायो के भी जानते होंगे, ऐसा नहीं है। बायो वाले इतने भी कमजोर नहीं होते मैथ्स में। ये हमें बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं लाना है कि ऐसा इतना इजी कैलकुलेशन वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 10 तक तो सभी ने मैथ्स पढ़ी होती है, तो उसमें इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बॉड मास अप्लाई करोगे, काम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई मेरी या नहीं आई? तो आप इस बॉड मास का आपको पता ही है, जो भी यहाँ पर रूल है वो आपको क्लियर होगा ही, ये सभी ने पढ़ा होता है ना। तो ये चीज आप इसमें फॉलो करोगे। तो कहने का सेंस ये है कि अगर मैं स्टैंडर्ड टर्म्स की बात करूं तो वो स्टैंडर्ड टर्म्स हमारे ये हैं। आप टेम्परेचर पे, वही टेम्परेचर से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, तो मैं इसलिए आपको वो चीज बता रही हूँ। समझ में आई या नहीं आई ये बात? ठीक है, आई होप सो आ गई होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें समझनी है। अब जैसे मैंने आपको कई टर्म्स बताए, बिगर में जाना है, स्मॉलर में जाना है, तो आप उसमें वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला आपको कि आप यूज़ कर रहे हो नैनो है, फेम्टो है, आपका जेप्टो है, पीको है, ये टर्म एंगस्ट्रॉम है, ये सब छोटे टर्म्स के लिए आ गए। ये सब छोटे टर्म्स के लिए आते हैं। दैट मीन्स स्मॉलर यूनिट में अगर हम जाते हैं, छोटी नीचे लेवल पे जाते हैं, तो हम उन टर्म्स को वहां पर यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बड़े टर्म्स में लेके जाओ, तो फिर क्या बोला जाएगा? डेका बोला जाएगा, किलो बोला जाएगा, ठीक है, मेगा मेगा बोला जाएगा, है ना। तो इस टर्म्स में अगर जाएं तो हम बड़े स्केल पे चले जाते हैं। गीगा बोला जाएगा, एक्सा बोला जाएगा, इस तरीके से टर्म्स हमारे बहुत सारे आते हैं। लेकिन डे बाय डे जैसे हम सीखेंगे आगे चलते हुए, वैसे हम लोगों को थोड़ा उसमें एक हैबिचुअल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे मैंने आपको टेम्परेचर का बता दिया, आप इस टेम्परेचर पे फोकस्ड होकर काम करिए। अगर आप टेम्परेचर में 3 यूनिट्स देखते हैं, केल्विन हमारी स्टैंडर्ड है, दैट मीन्स हमें इसमें ऐसा यूनिट पे फॉलो करना है। बाकी ये कन्वर्जन है हमारे, वो कैसे कन्वर्जन होंगे ये हमें याद रखने हैं। दूसरी बात, अगर कुछ टर्म्स में वैसे बात करूँ, स्मॉलर यूनिट्स में अगर हमें जाना है, देखिए स्मॉलर यूनिट में अगर हमें जाना है ना, अभी बड़ी यूनिट पे बात नहीं कर रहे हैं। जैसे बात करते हैं कि अगर हमें बोलना है 10 की पावर -6, ठीक है, 10 की पावर -9, तो अब 10 की पावर -6 और 10 की पावर -9 के लिए आप क्या बोलोगे? अब मैंने जैसे बोल दिया 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, तो इनके टर्म्स है ना, इनके है। जैसे माइक्रो हो गया, ये माइक्रो, अब मीटर में अगर ले रहे हो तो माइक्रोमीटर की बात चलेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ले लिया तो ये नैनो हो जाता है बच्चों, नैनोमीटर, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम हो जाता है, एंगस्ट्रॉम हो जाता है, एंगस्ट्रॉम, ORROM, ठीक है, 10 की पावर -10। ये क्या हो जाता है? ये पीकोमीटर हो जाता है, पीकोमीटर कहते हैं इसको। पीकोमीटर, पीको मीटर लगा दिया, वैसे पीको वर्ड है, ठीक है, पीको वर्ड। अगर मीटर के बारे में बात होगी तो मीटर लगाओगे। 10 की पावर -15 है तो फेम्टो, फेम्टो वर्ड यूज हो जाएगा। ऐसी जेप्टो आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ये स्मॉलर में चले गए, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस के टर्म्स मेंशन करे। लेकिन अगर मैं इसी चीज को यूज करूँ 10 की पावर 1 में, ठीक है, तो वो डेका में आ जाएगा। डेका हो गया, किलो हो गया, गीगा हो गया, है ना, एक्सा हो गया। तो ये टर्म्स ऐसे हैं जो हायर स्केल पे, इसमें माइनस टर्म नहीं आएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। तो अब धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। मैं कहीं पे अभी बोलूंगी कि भैया इतना है 2.96 इंटू 10 की पावर 2.96 आपका पिकोमीटर है सपोज। तो अब आप क्या करेंगे? 2.96 पिकोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे ना, आप उसकी स्केल को छोटे से बड़े की तरफ लेके जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? 2.96 इंटू 10 की पावर माइनस, पिकोमीटर कितना होता है? पिकोमीटर में 10 की पावर -12, यहाँ पे -12 मीटर लिख देंगे, कन्वर्जन हो गया मीटर में। ठीक है, समझ में आया? तो कहने का सेंस ये है कि जब आप इसको डे बाय डे आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे ना, तो आपको ये बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा, एकदम टिप्स पे याद हो जाएगा आपके। तो मैंने ये कहने का मतलब है कि धीरे धीरे समझिए। मैं आपको स्मॉलर यूनिट्स के बारे में भी बताती चली जाऊंगी और बिगर यूनिट के बारे में भी बताती चली जाऊंगी, लेकिन डे बाय डे। तो यहाँ पर हम लोगों को 2 चीजें समझ में आ गई कि किस तरीके से हमें करना है। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अब 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट में चेंज,
फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो अब तुम फ़ारेनहाइट में चेंज करके देखो, 9/5 है, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ रखो, प्लस 32 करो, तुम्हारा आ जाएगा। जो फ़ारेनहाइट में आएगा उसको तुम चेंज करो, तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो कहने का सेंस ये है कि तुम फ़ारेनहाइट में भी चेक करो और उसको डिग्री सेल्सियस में भी चेक करो, और 273 जो डिग्री सेल्सियस में आ जाए वैल्यू, सपोज ये वाली डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू आई वो तुम उसमें केल्विन में 273 लानी है, तो 273 ऐड कर दो, वो केल्विन में चली जाएगी। बहुत ही इजी तरीका है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। इंटर कन्वर्जन आपको आने चाहिए, दैट इज द कंपल्सरी सेक्शन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, कि हाउ वी कन्वर्ट वन सब्सटेंस, दैट मीन्स वन यूनिट इनटू अनदर, दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, वो हमें स्टडी करना जरूरी है। तो ये हमारे पास बेसिक टर्म्स हो गए जो मैंने आज आपको बताए। आज आप ये नॉर्मल ये पढ़िए और टेम्परेचर्स के बारे में पढ़िए, फिर हम यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है वो थोड़ा सा नेक्स्ट उस पर आएंगे जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, न्यूमेरिकल सेक्शन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हैव अ गुड डे, और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, जितना शेयर कर सकते हैं इतना शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और बच्चों के पास पहुँच सके। हैव अ गुड डे, थैंक यू।